हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य से जितने भी प्रश्न थे पढ़ चुके हैं। अब व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण के साथ साथ एक क्लास और आज से शुरू होने वाली है काव्य शास्त्र की, जिसमें हम लोग काव्य शास्त्र, शब्द शक्ति और रस छंद अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य शास्त्र से लगभग 35-36 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले रस, उसके बाद अलंकार, फिर रिक्ति, तब वक्रोक्ति, उसके बाद ध्वनि और औचित्य। रस संप्रदाय कौन है? रस संप्रदाय के जो माने जाते हैं वो हैं भरत मुनि, और अलंकार संप्रदाय के हैं भामा और रीति के हैं वामन, और वक्रोक्ति के आचार्य जो हैं वो हैं कुंतक। ध्वनि के हैं आनंदवर्धन और औचित्य के हैं, औचित्य संप्रदाय के जो हैं उनका नाम है क्षेमेंद्र। ठीक है, तो यही क्रम है, इसको याद रखिएगा। बार बार इधर से उधर करके इसी प्रश्न को पूछा जाता है। रस संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हैं भरत मुनि, अलंकार के हैं भामा, रीति के वामन, वक्रोक्ति के कुंतक, ध्वनि के आनंदवर्धन और औचित्य जो है उसका जो आचार्य हैं क्षेमेंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास भरत मुनि 200 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य भामा भारतीय अलंकार के आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों से अपना परिचय दिखलाया है। इस आधार पर भी इनको 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य काल का ठहराया जाता है। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों में वामन का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है, और याद रखिएगा रीति को काव्य की आत्मा वामन ने माना है। ठीक है, और साहित्य जगत में रीति संप्रदाय नामक एक नवीन संप्रदाय को जन्म दिया है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के मत में वामन का समय 800 ईस्वी के आसपास रखा जाना चाहिए। कुंतक काव्य शास्त्र के इतिहास में वक्रोक्ति जीवितकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनको 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में रखा जाता है। आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक और जन्मदाता माना जाता है। इनका समय 9वीं शताब्दी ईस्वी का मध्य भाग सुनिश्चित किया गया है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। प्रश्न नंबर 2 है, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो औचित्य के जो आचार्य हैं वो हैं आचार्य क्षेमेंद्र। ठीक है, क्षेमेंद्र। भामा की बात करें तो ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य में रस को महत्व दिया, परंतु उनका विचार है कि औचित्य के अभाव में रसानुभूति असंभव है। इसी कारण उन्होंने औचित्य को सर्वाधिक महत्व देते हुए ही काव्य की आत्मा माना। औचित्य रस सिद्धस्थ स्थिर काव्य जीवतम। औचित्य रस सिद्धस्थ स्थिर काव्य जीवतम अर्थात औचित्य रसपूर्ण काव्य का स्थिर जीवन होता है। अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, औचित्य के द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय बनकर सहृदय में व्याप्त हो जाता है। मधुमास जैसे अशोक को अंकुरित कर देता है, उसी प्रकार यह भी भावुक हृदयों को अंकुरित कर देता है। मधुर आदि रसों को चतुराई से मिलाने पर जिस प्रकार एक विचित्र आस्वाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार श्रृंगार आदि रसों को परस्पर समन्वित करने पर एक विलक्षण रसानुभूति होती है। इस प्रकार आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य पर पर्याप्त बल दिया। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को इस प्रकार परिभाषित किया कि अनुरूप वस्तुओं के योग को आचार्य ने उचित माना है। अनुरूप वस्तुओं के योग को आचार्य ने उचित माना है एवं उचित के भाव को औचित्य कहते हैं। यहाँ 2 लाइन दिया गया है कि औचित्यम प्राहुराचार्या सदृशम किम यस्य यत् उचितस्य च यो भाव
तदौचित्यम प्रचक्षते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? तो ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने किया। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय काव्य शास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों या संप्रदायों का जन्म काव्य की आत्मा की खोज से जुड़ा है। ध्वनि सिद्धांत भी काव्य की आत्मा का अनुसंधान करने वाला सिद्धांत है। उसका केंद्र बिंदु है काव्यस्यात्मा ध्वनि। काव्यस्यात्मा ध्वनि अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं। उनकी मान्यताएं ध्वन्यालोक में उपलब्ध है। ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ है, पुस्तक है आनंदवर्धन का। ध्वनि तत्व के विरोधी भी भट्ट आनंदवर्धन के समकालीन थे। मुकुल भट्टनायक, कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट आदि ध्वनि के विरोधी आचार्य हैं और ये नाम याद रखिएगा। मुकुल भट्टनायक, कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट, ये जो 4-5 नाम हैं ये ध्वनि के विरोधी हैं। ध्वनि की परंपरा आनंदवर्धन से पूर्व भी विद्यमान थी। अलंकारवादी आचार्यों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी अनेक अलंकारों के लक्षणों अथवा उदाहरणों में स्पष्ट अथवा प्रकारांतर से ध्वनि के संकेत मिल जाते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत की प्रथम बार व्यवस्थित व्याख्या की, किंतु उनका प्रबल विरोध हुआ। बाद में आचार्य मम्मट ने अपने विवेचन द्वारा ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की। ये कश्मीर के महाराज अवंती वर्मा के आश्रित कवि थे। कौन? आनंदवर्धन। आगे है कि ध्वन्यालोक के अतिरिक्त आनंदवर्धन के और भी ग्रंथ हैं। वो नाम कौन कौन है? देवी शतक, अर्जुन चरित, सविक्रम बाण लीला, विनिश्चय टीका, विवृत्ति और तत्वालोक। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं, जिसके संस्थापक कौन है? आनंदवर्धन, जिनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जो इसके आचार्य होंगे वही किए होंगे। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंदवर्धन ने। प्रश्न नंबर 6 है कि ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, कौन है? आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। जो प्रत्यक्ष अर्थ है उसको त्याग देता है और अर्थ की प्रतीति कराता है किसी और अर्थ की, ठीक, उसके प्रत्येक अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्यशास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो ध्वनि का लक्षण है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो। काव्यशास्त्र के अनुसार यह ध्वनि अथवा उत्तम काव्य का लक्षण है। यहाँ ध्वनि दिया था, एक और नाम याद रखिए, उत्तम काव्य। ध्वनिकार ने इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखी है, जहाँ अर्थ अथवा शब्द स्वयं को अपने अर्थ को गौण बनाकर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं, विद्वानों के द्वारा वह ध्वनि काव्य कहा गया है। ध्वन्यालोक का खंडन करने वाले व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट ने इस लक्षण की शब्द योजना में अनेक दोष दिखलाए हैं। अतएव मम्मट ने इसी लक्षण को शब्दभेद से इस प्रकार कहा है। विद्वानों का कहना है कि वाच्य से व्यंग के अधिक होने पर ध्वनि नामक उत्तम काव्य होता है। प्रश्न नंबर 9 है, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? उत्तर हो जाएगा दंडी। दंडी ने गुणों को रस आश्रित, आनंदवर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गुणों को रस आश्रित मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन है। रीति और गुणों से संबद्ध आनंदवर्धन की मान्यता को जिस प्रकार परवर्ती काव्यशास्त्र में सिद्धांत स्वीकार किया गया, उसी प्रकार गुणों और रसों के पारस्परिक संबंध की मान्यता को विद्वान आज तक उसी रूप में स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10,
काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? उत्तर हो जाएगा आपका वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन। वामन काव्यांगों में व्यवस्था लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न करते दिखाई पड़ते हैं। वामन के अनुसार काव्यों के द्रव्य गुण की उत्पत्ति देश विदेश से नहीं होती। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीतियों का विवेचन वह काव्य गुणों की उत्कृष्टता के आधार पर करते हैं। और ये पूछा जाता है कि रीतियाँ कितनी होती हैं, तो 3, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति, इसको याद रखिएगा। आगे है कि ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये तीनों क्या हैं? गुण हैं। ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण हैं। सौकुमारी, उदारता, श्लेष, कांति, समता, समाधि और अर्थव्यक्ति नामक शब्द और अर्थ गुणों से युक्त शैली उत्कृष्टतम होती है। यह एक सार्वभौमिक सत्य वामन प्रस्तुत करते हैं। इसका उदाहरण वैदर्भी रीति परक काव्य है। वामन ने कहा है कि जिस प्रकार रेखाओं में चित्र समा जाता है, उसी प्रकार इन रीतियों में काव्य समाविष्ट हो जाता है। वामन ने गुणों को अधिक महत्व देकर एक सीमा तक कवि की चित्तवृत्ति के योग को स्वीकार किया है। अर्थ गुणों में कवि की नूतन कल्पना को समाधि नाम से, रसों की उद्भावना कांति के नाम से तथा अर्थ की प्रौढ़ता ओज नाम से स्वीकार की गई है। जब तक मन स्थिर होता है तब तक पद का रखना और हटाना ही होता रहता है। अलंकारों के विवेचन में भी वामन की दृष्टि में नवीनता मिलती है। वामन के अनुसार यमक के पश्चात सभी शब्दालंकारों को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार किया गया है। अतः स्पष्ट है कि काव्य में अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? तो वामन की बात करें तो काव्यांग। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, काव्यांग। प्रश्न नंबर 12। बिंब का काम क्या है? बिंब का काम है काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना, उपयुक्त सभी। उत्तर आपका हो जाएगा काव्य को सजीव बनाना बिंब का काम है। बिंब यानी प्रतिबिंब, छाया। ठीक है। आधुनिक युग में पाठक और आलोचक कविता की सजीवता को अधिक मान्यता देते हैं। मोटे रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक कवि का दृष्टिकोण सौंदर्यवादी की अपेक्षा जीवनवादी अधिक है। यही कारण है कि कविता में बिंब का महत्व बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि बिंब संवेदन से जुड़े होते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ऐन्द्रियता यानी इंद्रिय में ता प्रत्यय जुड़ा है तो ऐन्द्रियता हुआ है। ठीक है, ऐन्द्रियता होती है। यही वजह है कि सुंदरता से अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। अलंकार में सजीवता हो सकती है, लेकिन उसके प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना होता है। ठीक उसी प्रकार बिंब में सौंदर्य हो सकता है, लेकिन उसका काम कविता को सजीव बनाना है। बिंब कई प्रकार के होते हैं: दृश्य, श्रव्य, घ्राण, स्पर्श और स्वाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। भट्टलोलक, भट्ट शंकुक, क्षेमेंद्र, अभिनवगुप्त। तो इसमें क्षेमेंद्र नहीं होंगे तो कौन एक होंगे? 4 लोग हैं रस सूत्र के व्याख्याकार। तो भट्टलोलक हो गए, शंकुक हो गए, अभिनवगुप्त हो गए और एक भट्टनायक। यहाँ पर नाम लिख लीजिए, भट्टनायक, भट्टनायक। ठीक है, यही 4 लोग हैं रस सूत्र के व्याख्याकार। ठीक है, भट्टलोलक, भट्ट शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। और इन लोगों का एक और प्रश्न यहाँ बनता है, इन लोगों को क्रम से रखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आएंगे भट्टलोलक, उसके बाद से शंकुक, फिर उसके बाद से भट्टनायक, लास्ट में आते हैं अभिनवगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा में रस सिद्धांत पर सबसे प्रामाणिक एवं चर्चित रचना भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के रूप में मिलती है। रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख इसी रचना में किया गया है। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में ही उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, ये जो चारों यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, ये जो ऊपर आप लोग नाम देखे हैं, भट्ट नायक, भट्टलोलट, भट्ट शंकुक और अभिनवगुप्त, उन्हीं लोगों का है ये। ठीक है,
उत्पत्तिवाद की बात करें तो उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट की है। अनुमितिवाद भट्ट नायक की है, शंकुक की है, भट्ट शंकुक की है। और भुक्तिवाद भट्ट नायक की है और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त की है। ठीक है, इन 4 सिद्धांतों का विकास हुआ है। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और यह सूत्र भरत मुनि के द्वारा दिया गया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है, इस भरत सूत्र में जो निष्पत्ति शब्द आया है उसके भी 4 अर्थ होते हैं। भट्टलोलट के मत में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति, जो कि उन्होंने सिद्धांत दिया है उत्पत्तिवाद का सिद्धांत, और शंकुक के मत में अनुमिति, जो कि अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया है, और भट्टनायक के मत में भुक्ति और अभिनवगुप्त के मत में अभिव्यक्ति। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से 4-5 प्रश्न बन सकता है। अतः भरत मुनि के सूत्र के व्याख्याकार क्षेमेंद्र नहीं है, परंतु क्षेमेंद्र अपने औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हो गया। 14 नंबर प्रश्न है। उससे पहले ये व्याख्या, महत्वपूर्ण व्याख्या है, देख लेते हैं। तथ्य हैं, नाट्य शास्त्र नाट्य कला पर व्यापक ग्रंथ एवं टीका है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। 4 वेद तो आप लोग जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है और ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्तमान नाट्य शास्त्र प्रायः 6000 श्लोकों का ग्रंथ है, इसलिए उसको खटसहास्त्री संहिता भी कहा जाता है। और एक नाम और आप लोगों को देखने के लिए मिल गया, खटसहास्त्री संहिता। नाट्यशास्त्र के उपलब्ध संस्करण खटसहास्त्री संहिता में 36 अध्याय हैं, जबकि निर्णय सागर द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण में 37 अध्याय दिए गए थे। वैसे नाट्यशास्त्र के प्राचीन टीकाकार आचार्य अभिनवगुप्त ने इसमें 36 अध्यायों का ही उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। कौन है नाट्यशास्त्र के रचयिता? आचार्य भरत मुनि। विभावानुभाव विचारी संयोगादर्श निष्पत्ति की व्याख्या इन्होंने दी है, ये सूत्र इनका ही है, आचार्य भरत मुनि का। प्रश्न नंबर 15 नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। कौन है प्रणेता? आचार्य भरत मुनि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 है इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? नाट्यशास्त्र, जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 भरत मुनि के रससूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद पहले आता है, उत्पत्तिवाद, उसके बाद अनुमितिवाद, उसके बाद भुक्तिवाद और लास्ट में आता है उत्पत्ति, अनुमिति, भोग, अभिव्यक्ति। उत्पत्ति, अनुमिति, भोग, अभिव्यक्ति। भुक्तिवाद हो गया या भोगवाद, दोनों होता है, और अभिव्यक्तिवाद। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद किसका है? तीसरे नंबर पे कौन आचार्य आ जाएंगे? पहले भट्ट लोलट, उसके बाद से शंकुक, फिर उसके बाद से भट्टनायक। तो उत्तर आपका हो जाएगा भट्टनायक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 हो गया। 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। कौन है भुक्तिवाद के? उत्तर हो जाएगा भट्ट नायक। भट्टलोलट किसके हैं? उत्पत्तिवाद के। और शंकुक अनुमितिवाद के। ठीक है। और भट्टनायक देखिए ले भुक्तिवाद, और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, यही 4 हेर फेर करके पूछता रहता है, तो इसको याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 19 है कि भरत के रससूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुमितिवाद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उत्पत्ति, अनुमिति, भोग, अभिव्यक्ति या अभिव्यंजनावाद दोनों नाम होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है रससूत्र की अनुमितिवाद व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं?
उत्पत्तिवाद, उसके बाद से अनुमितिवाद, यानी लोलट के बाद आएंगे शंकुक। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 21 है, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप शंकुक के बारे में पूछ रहा है, तो अनुमितिवाद, वादी नहीं है, अनुमितिवाद। प्रश्न नंबर 22, 21 हो गया, 22। रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा शंकुक के, भट्ट शंकुक के मंतव्य पर आधारित है। प्रश्न नंबर 23, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। पहले लोलट ही आएंगे, तो सबसे पहले उत्पत्तिवाद आता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनवगुप्त। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 हो गया, 24 है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो उत्पत्तिवाद, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25 है, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं, कौन है? भट्ट लोलट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, ये नहीं है, सी। यहाँ नाम क्या रहेगा? भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक रहेगा यहाँ पर, भट्ट नायक। और भट्ट नायक का जो सिद्धांत है वो है भुक्तिवाद। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय, ये भी इम्पोर्टेंट है। चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? तो उत्तर हो जाएगा शंकुक, इन्होंने चित्र तुरंग न्याय की मान्यता दी है। ठीक है, ऑप्शन सी बी। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है। भट्टनायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया है, तो यहाँ ए भी इम्पोर्टेंट है। साधारणीकरण का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो भट्टनायक ने। प्रश्न नंबर 28 है, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे शंकुक को, शंकुक को, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न हो गया। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं, ये सूची 1 में आचार्य के नाम दिए गए, सूची 2 में सिद्धांत के नाम। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, उत्पत्ति अनुमिति, भट्ट शंकुक अनुमिति, भट्ट नायक भुक्ति और अभिनवगुप्त अभिव्यक्ति। तो ये का हो जाएगा 4, पहले 4 आएगा, उसके बाद से 3, फिर 2, फिर 1। आइए देखते हैं कूट में 4 3 2 1 कहाँ दिया है? 4 3 2 1 यहाँ दिया गया है ऑप्शन बी में, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अभी हम लोग पढ़े हैं व्याख्या में कि साधारणीकरण का सबसे पहले प्रयोग भट्ट नायक ने किया है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम भट्ट नायक ने किया था। साधारणीकरण शब्द का प्रयोग भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति संबंधी भरत सूत्र की व्याख्या के लिए किया। उनके अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा से भिन्न दूरी, भावकत्व शक्ति अपने व्यापार से विभावादि को साधारणीकरणकृत रूप में प्रस्तुत कर अस्थायी भाव को भाव्यमान बनाती है। ध्वनिवादियों ने लक्षणा और व्यंजना को स्वीकार करते हुए साधारणीकरण में भावकत्व शक्ति का निषेध किया। ये जो लक्षणा और व्यंजना दिख रहा है, ये क्या है? शब्द शक्तियां हैं, लक्षणा व्यंजना। और इसमें एक और आता है, उसका नाम है अभिधा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? अब तक हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा और आचार्य पढ़ा, आचार्यों के कौन से सिद्धांत है वो पढ़ लिए। अब एक और प्रश्न बनता है कि किस आचार्य का कौन सा दर्शन है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं एक ही प्रश्न में। पहले भट्ट लोलट आएंगे यहाँ पर, भट्ट लोलट। ठीक है, भट्ट लोलट,
शंकुक, भट्टशंकुक, भट्टनायक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त, ठीक है, अभिनवगुप्त। अब इनका सिद्धांत क्या है देख लेते हैं। इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, अनुमितिवाद, भुक्ति या भोगवाद और अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद, ठीक है, ये आचार्य हो गए और ये उनका सिद्धांत हो गया। अब बात करते हैं दर्शन की। तो लोल्लट के जो दर्शन का नाम है, यहाँ लिखती हूँ लाइन से, लोल्लट के दर्शन का नाम है मीमांसा दर्शन, मीमांसा। फिर शंकुक के दर्शन का नाम है न्याय और नायक के दर्शन का नाम है सांख्य और अभिनवगुप्त के दर्शन का नाम है शैव। तो अब तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आचार्य को क्रम से पूछे तो कैसे लगाएंगे, उसके बाद से किस आचार्य का कौन सा सिद्धांत है उसको क्रम से कैसे लगाएंगे और कौन कौन सा सिद्धांत किस आचार्य का है। और दर्शन की बात करें तो दर्शन किसका कौन सा है वो भी आप लोग देख लिए। तो यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है, तो सांख्य दर्शन पर। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 32। से पहले व्याख्या देख लेते हैं कि भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है, शंकुक का अनुमितिवाद न्याय दर्शन, भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। महिम भट्ट द्वारा सिद्धांत जो दिया गया है वो कौन सा है, अनुमानवाद। और ये आप लोगों के लिए नया होगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया अनुमानवाद। महिम भट्ट ने अपने अनुमान सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए अपने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ, तो ये ग्रंथ का नाम भी याद रखिएगा, महिम भट्ट के ग्रंथ का नाम क्या है, व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ में ध्वनि सिद्धांत के विरुद्ध लिखा। उनका मत है कि ध्वनि सिद्धांत के विशाल भवन का जिस व्यंजना के मूलाधार पर निर्माण किया गया है वह व्यंजना कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं किंतु पूर्व सिद्ध अनुमान ही है। अनुमान में साधन से साध्य का अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वत पर धुआं होने पर वहाँ अग्नि का अनुमान किया जाता है, उसमें पर्वत पर अग्नि होना सिद्ध करने में धुआं ही साधन है, अर्थात कारण है, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है। महिम भट्ट का कहना है कि इसी प्रकार जिसे व्यंजक कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होना बताया जाता है, वह उसी प्रकार व्यंग्यार्थ की प्रतीति का कारण है। जिस प्रकार धुआं अग्नि के अनुमान का कारण है और जिसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है वह उसी प्रकार अनुमान का विषय है जिस प्रकार अग्नि। इसी युक्ति के आधार पर महिम भट्ट ने ध्वनिकार द्वारा प्रदर्शित ध्वनि के अनेक उदाहरणों में अनुमान का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं, उनके नामों का कौन सा क्रम सही है। सबसे पहले आएंगे लोल्लट, तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले लोल्लट, उसके बाद शंकु, फिर नायक, फिर अभिनवगुप्त। आचार्य भरत मुनि के रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए उनके नामों का सही क्रम है भट्टलोलट, भट्टशंकु, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 हो गया। 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है, तो भट्टनायक ने की है भावकत्व और भोजकत्व की, ठीक है। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना सांख्य शास्त्री आचार्य भट्टनायक की है। वे रस प्रक्रिया में भुक्तिवाद को मानते हैं। उन्होंने शब्द की 3 शक्तियां माना है, वो कौन है, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, तो ये जो 3 शक्तियां हैं इसको याद रखिएगा। किसने माना है, भट्टनायक ने, लेकिन ऐसे हम लोग जो पढ़ते हैं वो है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार की? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने भट्टनायक की अनेक मान्यताओं का खंडन करते हुए भी साधारणीकरण को स्वीकार किया है, किंतु अब तक रस निष्पत्ति के सभी व्याख्याताओं द्वारा काव्य के पाठक या श्रोता के व्यक्ति की उपेक्षा होती रही। किसी का भी ध्यान इस तथ्य की ओर नहीं गया कि रसानुभूति में काव्य वस्तु के अतिरिक्त स्वयं पाठक का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है। अभिनव गुप्त ने इस ओर ध्यान देते हुए अभिव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा की। उनके मतानुसार काव्यास्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उसकी जन्मजात वासनाएं ही उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? उत्तर आपका हो जाएगा अभिनव गुप्त ने यह कहा कि रस को नाट्य तक ही सीमित रखा जाए। रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध अभिनव गुप्त ने किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने काव्य शास्त्र से संबंधित 36 प्रश्न को पढ़ लिया है। अगले क्लास में हम लोग काव्य गुण पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें शब्द शक्ति और जो रस छंद अलंकार हैं आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।